नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में। लास्ट वीडियो में हमने आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जिसमें हम पहले जो लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको डिस्कस कराते हैं, फिर डेली करंट अफेयर के बेसिस पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, फिर एक टॉपिक ऑफ द डे, मैप ऑफ द डे जो न्यूज़ में होता है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, फिर लास्ट में आप एक और क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो वही लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में हमने आपको दिए थे, उसको एक बार उसके आंसर्स देख लेते हैं, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो कल दिया गया था आपको, वह था कि द थर्ड 25T बोलार्ड पुल टैग was launched by CMD Ajay Yadav at Tittargarh railway system, Kolkata. In context to the same, tell us what is the name of second 25T Bollard pull tag. ये क्वेश्चन जो ऊपर का हिस्सा है सिर्फ आपको एक एज इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि सेकेंड 25T बोलार्ड पुल टैग का सेकेंड जो नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड 25T बोलार्ड पुल टैग। तो आपके पास ऑप्शन थे ए अश्वा, बी बाहुबली, सी भीम, डी शक्ति। आई होप आप लोगों ने सही आंसर इसका दिया होगा। इसका आंसर है बी बाहुबली। थर्ड 25T बोलार्ड पुल टग ये लॉन्च किया गया था सीएमडी अजय यादव, और वो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम कोलकाता में हुआ था। तो क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया था कि सेकंड 25T बोलार्ड पुल टग का नाम क्या है, तो इसका नाम था बाहुबली। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आजकल के करंट अफेयर के अकॉर्डिंगली भी। अगला देखिए, अंगोला हैज लॉन्च्ड, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अंगोला हैज लॉन्च्ड अ मास एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन एमिंग टू प्रोटेक्ट ओवर 2 मिलियन गर्ल्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम, टेल अस द वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। देखिए क्वेश्चन ये है कि प्रिवेंशन, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन में कौन सा वैक्सीनेशन यूज किया जाता है। ऊपर में आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि अंगोला में अभी हाल फिलहाल में एचपीवी वैक्सीनेशन का कैंपेनिंग चला गया था, जो कि 2 मिलियन गर्ल्स को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। ये सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर गर्ल्स में ही होते हैं, तो आपको बताना है कि प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन कौन सा यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर कुछ ना कुछ आपको एक हिंट की तरह मिल ही गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एचपीवी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 4th इज मार्क्ड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर श्याम कृष्ण वर्मा। इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेम, टेल अस श्यामजी कृष्ण वर्मा एस्टेब्लिश्ड इंडियन हाउस एट विच प्लेस इन 1905। पहला कॉन्टेक्स्ट में कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 4 अक्टूबर, ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वनडे एग्जाम्स में आपको डेट्स भी ज्यादा पूछे जाते हैं कि कब श्याम जी कृष्ण वर्मा का बर्थ एनिवर्सरी होता है। तो 4 अक्टूबर को श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो जन्मदिन था, तो उनके ही कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किस एक इंडियन हाउस का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो कहाँ किया था 1905 में। तो आपको इसका आंसर देना है। आपने, आई होप आपने इसका आंसर बिल्कुल सही ही दिया होगा। तो इसका आंसर होगा पेरिस। यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक इंडिया हाउस करके एक प्लेस बनाया था 1905 में, और वो हाउस कहाँ था, पेरिस में। श्यामजी कृष्ण वर्मा, जन्मदिन 4 अक्टूबर को। ये रिसेंट का ही डेट है, मतलब 1 महीने पहले का ही डेट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 4th क्वेश्चन देखिए, सॉरी थर्ड का आंसर है लंदन। थर्ड का आंसर लंदन है, पेरिस नहीं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वो एरर हो गया था आंसर के की में। तो तो लंदन है आंसर, जिस श्यामजी कृष्ण वर्मा है ने इंडियन हाउस स्टेब्लिश किया था 1905 में लंदन में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदीप गांधी, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, प्रदीप गांधी को अभी शिवाजी छत्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि प्रदीप गांधी जो है वह किस खेल से एसोसिएटेड है।
आपको ये बताना है कि प्रदीप गांधी जो है किस खेल से एसोसिएटेड है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में शिव शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तीन चार ऑप्शन दे देंगे जहां पे प्रदीप गांधी आपको मिले, और जिस खेल का नाम, जो इस क्वेश्चन का भी पार्ट है, इस क्वेश्चन बताना है प्रदीप गांधी किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन। तो इसे क्वेश्चन में अगर कभी इस तरह कॉन्टेक्स्ट पे आएगी, प्रदीप गांधी जो कि बैडमिंटन से है, उनको किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, या फिर शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बैडमिंटन में किस व्यक्ति को दिया गया है, तो आपको आंसर देना है प्रदीप गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड चेन्नई मेट्रो फेज 2 फॉर 173 किलोमीटर नेटवर्क। यानी यूनियन कैबिनेट ने अभी 173 किलोमीटर का नेटवर्क चेन्नई मेट्रो फेज 2 में क्लियर किया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि रेल मेट्रो रेल सर्विस जो इंडिया में है, वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ किस जगह है। यानी इंडिया में पहले नंबर पे तो आपको पता है दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ी ऑपरेशनल मेट्रो है इंडिया में। तो उसकी जो डीएमआरसी के कंट्रोल में है, डीएमआरसी इसको रन कर रही है। तो ऐसे ही आपको बताना है कौन सी ऐसी सिटी है इन चारों में जो सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो है अपने देश में। पहला तो दिल्ली मेट्रो होगा ही नहीं क्योंकि ये पहले ही नंबर पे है। तो इसका आंसर है हैदराबाद मेट्रो। हैदराबाद मेट्रो में अभी यह सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो है इंडिया में। पहले नंबर पर कौन सा है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन है कि इंडियाज की इफको, ये इंडिया का इफको और अमूल टॉप द ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग्स इन द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025। ये लास्ट वीडियो के भी हमने करंट अफेयर पार्ट्स में इसको डिस्कशन किया था कि इफको और अमूल को कोऑपरेटिव जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए द्वारा नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको कि क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है एनुअली, देखिए पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको जब भी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले एक बार नीचे आप चेक कीजिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्योंकि एरर होने के चांसेस वहीं पे होते हैं। आप करेक्ट के चक्कर में, जो ऑब्वियसली आप ज्यादातर क्वेश्चन करेक्ट के पूछे जाते हैं, तो आप इनकरेक्ट समझ के करेक्ट समझ के इनकरेक्ट क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यहाँ पे करेक्ट लिखा है। आप स्टेटमेंट देखिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तीसरा है कि वही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कन्वेंशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस तीन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट, मतलब जो चार दिए गए हैं हमारे पास, कि कौन कौन से आंसर सही है, ओनली 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3 या 1 and 5, इसको देखिए गौर से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है एनुअली पब्लिश किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। यह स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। यानी वन कहाँ कहाँ है, यानी ये दोनों में से ही कोई सही होगा, क्योंकि वन तो सही है ही। ये स्मार्ट तरीका होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दोनों में है, तो आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से होंगे। तो इस ऑप्शंस में से 2 और 3 स्टेटमेंट्स को ही चेक करना है। देखिए पहला सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड स्टेटमेंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये गलत है। तो थर्ड आंसर सही हो जाएगा, 1 and 3, ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्वेश्चन है कि ऑरेविले हैज म्यूटेड अ क्राउन ट्राम मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवे। में ऑरोविले के जगह है
विलीपुरम के मतलब तमिलनाडु के आसपास में ही एक जगह है और विले, ये बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल्स जो होते हैं ना, जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रीस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह सिखाते हैं, इससे बहुत सारा वहाँ पे एक मठ तो नहीं कहेंगे, आश्रम जैसा जैसा जगह जगह है वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं और बहुत अच्छा प्लेस है टूरिस्ट के अकॉर्डिंग भी। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि ऑरोविले हैज मूटेड अ क्राउन रैम। ऑरोविले एक जगह है कहाँ, विलीपुरम, ये पौंडीचेरी में ही है, तमिलनाडु के पास में ही रहा है, पौंडीचेरी में है। और ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लीडर वगैरह आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह सिखाते हैं। बहुत फेमस है ये जगह। इस जगह पे आप कभी जाएंगे तो आपको एक भारत के पूरे वर्ल्ड से भी अलग आपको दिखेगा। वहाँ पे सबसे अच्छा आपको ग्रीनरी मिलेगी, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। जितने भी आप जो कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं ना, आईटीज या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इनको लगता है कि लाइफ में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, तो यहाँ पे जाके अपने आप को क्या कहते हैं, नेचर फ्रेंडली बनने के लिए कुछ टाइम देते हैं। वर्ल्ड से भी बहुत सारे लोग आते हैं और विले में अपना समय बिताने के लिए, ताकि आप अंदर में एक मन की शांति के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स भी आते हैं यहाँ पे सिखाने के लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर लौटते हैं कि ऑरोविले हैज मूटेड अ क्राउन ट्राम। ट्राम समझ में आ रहा होगा आपको, कलकत्ता मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज। अब इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द विच आर करेक्ट। करेक्ट है, अब तीनों के ध्यान से रखिएगा। फर्स्ट हॉर्स ड्रॉन ट्राम्स इन कोलकाता बिगन ऑपरेटिंग ऑन 24 Feb 1873। यानी कलकत्ता में पहली बार हॉर्स ड्रॉन ट्राम यूज किया गया, ऑपरेशन हुआ 24 फरवरी 1873 को। ये आप एक बार सोचिए कि ये अगर वो सोचिए कि आप कोलकाता में है, स्टार्ट है, तो ये ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट सही ही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेटमेंट देखिए। ऑन 27 मार्च 1902 कोलकाता इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्राम कार फ्रॉम एस्प्लेंडेड टू किडनपोर्ट। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि कलकत्ता में ही पहली बार इलेक्ट्रिक ट्राम कार भी यूज किया, जो आज भी चल रहा है एक तरह से। फिर कहता है कलकत्ता ट्रामवे कंपनी वाज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन बंगाल प्रेसिडेंसी 1900। नहीं, ये क्वेश्चन आंसर, ये स्टेटमेंट गलत है। बात क्या हो जाएगा आंसर, बी ओनली 1 and 2। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 क्वेश्चन है। इसरो इज सेट टू लॉन्च 7 मेजर मिशन बाय मार्च 26। 7 मेजर स्पेस मिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्च 2026 से पहले। इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखिए, इंडिया एंड फ्रांस हैव बीन कोलैबोरेटिंग इन स्पेस मिशंस इंक्लूडिंग जायंट सैटेलाइट एंड डेवलपमेंट एंड लॉन्चेस। इंडिया और फ्रांस ने इसमें लॉन्च कर रही है, सैटेलाइट्स डेवलपमेंट कर रही है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इंडियन साइंड एन एग्रीमेंट विद द नासा फॉर द अर्थमिश प्रोग्राम विच फोकसेस ऑन लूनर ऑपरेशन। ये इंडिया साइन नहीं कर रही है इसमें, और इंडिया हैज लॉन्च्ड द सैटेलाइट्स फॉर ओवर 30 कंट्रीज मेकिंग इट अ की प्लेयर इंटरनेशनल और कोलैबोरेशन। ये सही है। तो फर्स्ट एंड थ्री आंसर ये कहाँ पे है, ए आंसर सही हो जाएगा इसका। तो एट्थ का आंसर ए होगा। अब चलते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर क्विज, जो हमारा फॉर्मेट का, जिस तरह से हम कहते हैं कि इसमें हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर के बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे हमारे दो तीन चीजें एक साथ हो जाता है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और करंट में जो जो न्यूज में है वो भी चीजें हमें पता चल जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क was recently rated as good by the IUCN in its global review of natural world heritage site। तो ये ऑप्शन है दिए गए, सुंदरबन नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। आप जब तक इसका आंसर देखिए, मैं जब तक आईयूसीएन बता रहा हूं आपको। आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनि कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, कुछ ऐसे याद रखिएगा, जो कि वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी मतलब एसोसिएशन है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर को लेकर
बहुत ज़्यादा सीरियस है, कंसर्न है और इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखती है। आप इसका आंसर सोचिए जब तक। इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसका आंसर है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसका आंसर है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसको गुड रेटिंग दिया था। कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लीजिए। यह सिक्किम में है और यहाँ पे पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट मतलब फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो सबसे बड़ी बात एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ रेड पांडा आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, ठीक है। और हिमालयन ताहार ऐसे कुछ एक स्पीसीज मिलते हैं वहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, जो आपको बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास मिलता है और जहाँ पे यमुना गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी का जो सबमर्जेंस एरिया मिलता है वहाँ पे मिलता है आपको। गिर नेशनल पार्क है गुजरात में और जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एटलसेस ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन ब्रेन अंडर विच इनिशिएटिव। यानी साइंटिस्ट अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ एटलसेस मतलब पहली बार एक माइंड मैप के डेवलप जो ब्रेन होते हैं उसके एटलस मतलब मैप की तरह देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन हो रहा है ह्यूमन ब्रेन को। तो इसमें से कौन सी एसोसिएशन है, कौन सी ऐसी जो विच इनिशिएटिव है, इसमें से कौन सी इनिशिएटिव है जो ये कर रही है। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या एलन ब्रेन एटलस प्रोजेक्ट, या फोर्थ ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क। आपका जब तक मैं ये कर रहा था तब आपको पता चल ही होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क, जिसको बीकान भी बोल देते हैं, BICAN। ये कर क्या रहे हैं, ये जो दरअसल होता क्या है ना कि हमारे जो ब्रेन है उसमें लगभग 5,000 से ज्यादा सेल्स होते हैं जो जिसका फंक्शनिंग अलग अलग तरीके से चलता है। और उसी की वजह से ना कुछ लोग, हर व्यक्ति में उनकी बिहेवियर, उनकी जो सोचने की जो सोचने की एबिलिटी है उसी सेल्स पे डिपेंड करती है। तो हुआ कर क्या रहे हैं ब्रेन इनिशिएटिव सेल्स एटलस नेटवर्क जो बीकान कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में मॉनिटर कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन्स को और एक एटलस बना रहे हैं। एटलस इन द सेंस एक ब्रेन मैप बना रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि ब्रेन में जो जितनी फंक्शनिंग हो रही है उसको एक मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे के माइंड के जो ब्रेन है उसमें क्या क्या मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे चीजें हो रही है और उससे उसका बिहेवियर कैसे पता चल रहा है। फिर एक टीनेज को, फिर एडल्ट को, फिर जो मैच्योर्ड हो जाते हैं 50 प्लस में, या फिर ओल्ड एज को, इन सभी को मॉनिटर करके ब्रेन को एक एटलस के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि हाँ ब्रेन की फंक्शनिंग ऐसे है और पूरे सेल्स को अकॉर्डिंगली पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये बीकान जो है यही कर रही है, ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव अ स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 300 मिलियन टन्स अंडर द नेशनल स्टील पॉलिसी। यानी क्वेश्चन को ये ध्यान से पढ़िएगा कि जो स्टील पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी है भारत सरकार की, उसमें ये बताया गया है कि वो स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी को 300 मिलियन टन तक अचीव करना चाहते हैं। तो इनकी जो स्टील पॉलिसी है, नेशनल स्टील पॉलिसी, यह कब जाके इंडिया इस स्टील पॉलिसी को अचीव कर लेगा अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो उसका आंसर है 2030 और 31। और नेशनल स्टील पॉलिसी ये 2017 की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्टील को जो प्रोडक्टिविटी है उसको चेक करेंगे, जो सब सब्सिडाइज्ड अमाउंट में जो छोटी छोटी कंपनीज है उसको दे के उसकी इंडिया के जो MSMEs को मजबूत करना, इस तरह के सारी चीजें इसमें दी है कि और स्टील पॉलिसी में कैपेसिटी है प्रोडक्शन की 300 मिलियन टन के अंदर पहुंचानी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 300 ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट 2025। यानी कोल इंडिया लिमिटेड हाल ही में 2025 में कौन सा ईयर अपना एस्टेब्लिशमेंट मना रही है। देखिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसी टाइम पे आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं पहले आपको 5 सेकंड का टाइम देता था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो टोटली आपके ऊपर है। आप उसका सीधा आंसर जान रहे हो तो 10 सेकंड सीधा बढ़ा के आप सीधा आंसर भी देख सकते हैं, बेहतर है
कि मेरे 5 सेकंड का आप वेट ना करें, वीडियो को पॉज कीजिए, आप उसको आंसर का एक गेस कीजिए, फिर उसके बाद देखिए मैं कंटिन्यूसली जब उसका आंसर बता रहा होगा तो अपने आप को एक बार चेक कीजिए कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। तो इसका आंसर है 50 ईयर्स, यानी अभी हाल फिलहाल में कोल इंडिया लिमिटेड ने 50 साल पूरा किए हैं। तो कोल इंडिया 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया रैंक्स इंडिया रैंक्स व्हाट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन, यानी इंडिया का कौन सा रैंक है ग्लोबली में, यानी पूरे वर्ल्ड में क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में। तो इसका आंसर है, एक बार सोचिएगा आप आंसर क्या है, वीडियो पॉज करके फिर मैं बता रहा हूं। इसका आंसर है थर्ड, यानी इंडिया का थर्ड रैंक है वर्ल्ड में क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। अब सवाल है पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर इंडिया। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, हु वाज conferred the world leader for peace and security award 2025, यानी किसे पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड जो 2025 का है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे दिया गया है। तो इसका आंसर है श्री श्री रविशंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। Which virus caused the death of the only African elephant at Delhi Zoo in September 2025, यानी सितंबर 2025 में एक ही मात्र अफ्रीकन एलिफेंट थी जो कि दिल्ली जू में थी, उसकी मृत्यु हो गई एक वायरस की वजह से। वो वायरस है कौन सा, आपका नाम बताना है। जो एलिफेंट है उसका नाम शंकर था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली जू में जो अफ्रीकन एलिफेंट था उसका नाम क्या था, जो किसी एक वायरस मर गया। तो 4 वायरस दिए गए हैं आपको, उसके नाम बताने हैं। अफ्रीकन स्वाइन वीवर वायरस, एंसेफेलोमेक्लोटिड्स वायरस, निपाह वायरस, हेंड्रा वायरस। तो इसका आंसर है ईएमसी, यानी ये इंसेफेलोमाइकोडेटिक्स वायरस है, इसको ईएमसी वायरस भी कहते हैं या फिर ईएमसी भी कह देते हैं। ईएमसी वायरस या एमसीवी जो भी कह दीजिए आप, तो इसका आंसर हो जाएगा ईएमसीवी। ये एक्चुअली में ये जो वायरस है ज्यादातर आपको डोमेस्टिक मैमल्स में कम मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये जो वाइल्ड एनिमल्स या फिर जो किसी जू वगैरह में रहते हैं या फिर उसको एक बड़ा लार्ज सा एरिया मिल जाए वहां पे, और इसका भी ट्रेसेस वही पिग्स के सेल्स से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मोस्टली ऐसे से वायरस ऐसे ही रैट्स, कैट्स, इन सब की वजह से, बैट्स वगैरह से मिलता है, तो यहाँ पे पिग्स की वजह से मिलता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन है कि हु बिकम द वर्ल्ड वन नंबर इन PIF, हु बिकेम द वर्ल्ड नंबर वन इन PIF ATP रैंकिंग ऑफ द आफ्टर विनिंग द रोलेक्स पेरिस मास्टर, यानी रोलेक्स पेरिस मास्टर 25 जीतने के बाद किस प्लेयर को वर्ल्ड नंबर वन रैंक मिला एटीपी PIF एटीपी रैंकिंग में। एक्चुअली एटीपी होता है ऑल, ऐसे कुछ होता है प्रोफेशनल टेनिस टीम का, ऐसा कुछ नाम होता है कि जिसमें सभी टेनिस प्रोफेशनल्स के लिस्ट दिए गए हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको एटीपी रैंकिंग के बाद रोलेक्स पेरिस, जो रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025 जीतने के बाद एटीपी रैंकिंग्स जो कि PIF है, एटीपी रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर वन मिला है। तो इसका आंसर है जेनिक सिनर, यानी जेनिक सिनर ने रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025 जब जीत लिया तो उसको वो व्यक्ति वर्ल्ड नंबर वन PIF एटीपी रैंकिंग में आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसका एटीपी का है फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, यानी जितने भी टेनिस प्रोफेशनल्स होते हैं उनके एसोसिएशन से।
जैसे आप आईसीसी मेन रैंकिंग क्रिकेट में देखते हैं, आईसीसी वुमेन क्रिकेट रैंकिंग में देखते हैं कि आईसीसी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग बनाई जाती है, किसके सबसे बैटिंग में सबसे ज़्यादा रन है, किसके एवरेजेस है, कौन सबसे टॉप पे चल रहा है अभी ओडीआई रैंकिंग में। उसी तरह से इनके भी होते हैं एडीपी रैंकिंग, जिसमें एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होते हैं। तो नंबर 1 किस व्यक्ति को मिला है? जेनिक सिनर को, जिसने अभी हाल फिलहाल में रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025 जीता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स में कि रोलेक्स पेरिस मास्टर 2025 किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने, और उसके जीतते ही वो पीआईएफ एटीएफ भी रैंक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी। हु वाज कन्फर्ड एन ऑनरी डॉक्टर ऑफ लॉज एलएलडी। एलएलडी जो ऑनरी डॉक्टर मिलते हैं, जो डिग्री बाय कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी केएसएलयू इन 2025, यानी 2025 में किस व्यक्ति को केएसएलयू यानी कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने एलएलडी ऑनरी डॉक्टर दिया है? आपका ऑप्शन सी है एनवी रमन्ना, एस अब्दुल नजीर, डी द्रौपदी मुर्मू, डी रंजन गोगोई। तो इसका आंसर है एस अब्दुल नजीर, जो कि गवर्नर है और पहले ये जज भी रह चुके हैं कर्नाटक में, और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। तो इनको दिया गया है, और ये हाल में अभी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है अब्दुल नजीर। कर्नाटका हाई कोर्ट में भी जज भी रहे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहे हुए हैं। तो इनको एलएलडी मिला है, डॉक्टरेट ऑफ लॉ मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। हु वन द हु वन द बेस्ट एक्टर एट द दादा साहब 10th दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? ये इसका आंसर आप लोग मोस्टली बच्चे सही लगाएंगे, मुझे पता है। तो इसका आंसर है कार्तिक आर्यन, 10A। अगला देखिए, चलिए अगले सेक्शन में हम चलते हैं, जो कि आज का टॉपिक ऑफ द डे हम देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक ऑफ द डे बहुत ही क्या कहते हैं, हाईली मतलब ऐसा है कि जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजिकली टर्म्स आएंगे जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छी तरह समझने की, जो कि आज के कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में है, और उसका नाम है, आज क्या है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। टॉपिक ऑफ द डे क्वांटम टेक्नोलॉजी। ये वर्ड आप हमेशा न्यूज़ में सुनते ही होंगे, हमेशा, खासकर जब ये एआई आ गया है हमारे पास, तो ये रोबोटिक्स का ज़्यादा ये हो रहा है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी जो टर्मिनोलॉजी है, और इसका क्वांटम टेक्नोलॉजी ये आज से भी नहीं है, बहुत पहले से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। और हाल में जो नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में, उसमें भी क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो उनकी मैकेनिक्स थी, उनकी जो डिस्कवरी थी, उसकी बेसिस पे भी मिला था। तो ऐसे भी ये टॉपिक न्यूज़ में हो जाता है। तो ये न्यूज़ में होने की सबसे पहली वजह क्या है कि जो पहली बार हुआ है वर्ल्ड में कि जो साइंटिस्ट थे रमाना रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर में, उन्होंने एक चीज डिवाइस किया है, कि एक टेक्निक किया है जो कि जेन्यून रैंडम नंबर्स, मतलब रैंडम नंबर्स को डिसाइफर कर सके, और एक कॉमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर बन सके। जो कि कॉमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ही उसको यूज करके भी रैंडम नंबर्स कर सकते हैं। और यह सबसे ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा हैक रेजिस्टेंट डिजिटल सिक्योरिटी के लिए भी। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को कि क्या है ये, क्या हो क्या रहा है। देखिए, इतने सारे चीज पढ़ने से बेहतर है कि आप एक बार एक सिंपल सी चीज समझ लें। दो चीजें हैं आपके टाइम पास, ये वर्ड ही आपको बहुत तंग करेगा, क्वांटम। देखिए, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम फिजिक्स की बात करें तो हम कहते हैं ना कि जैसे केमिस्ट्री में कहते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी मटेरियल्स के, या फिर होते हैं तो एटम्स होते हैं, इसके नीचे फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी जब हम ये क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो हमने नॉर्मली कहा ना कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अब ये भी पाया कि उससे भी ज़्यादा सब पार्टिकल्स है, सबसे ऐसा पार्टिकल जो सबसे छोटा है, यानी ऐसा जो कि उससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा इंडिविजिबल नहीं हो सकता, तो वो उसका नाम रखा क्वांटम। क्वांटम मतलब क्वांट मतलब जैसे कि एक छोटे से पार्टिकल्स में एक सब पार्टिकल्स में ऐसा होता है, क्वांट क्वांट कहते हैं उसको, ऐसा होता है, वो होता है क्वांटम। तो फिजिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स है,
जो हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें जनरली हम ऐसे मान के चलते हैं कि हम सब पार्टिकल्स को एटम मॉलिक्यूल्स के जो पढ़ते हैं उसमें जो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी जैसे पढ़ते हैं तो कहते हैं कि एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने इतने करते हैं। फिर अब मॉडर्न फिजिक्स में आ गया कि क्वांटम फिजिक्स पढ़ना है। क्वांटम फिजिक्स मतलब बिल्कुल ऐसे लास्ट जो बेसिक पार्ट है वहां से पढ़ेंगे। और इसी क्वांटम फिजिक्स जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है फिर ये कंप्यूटर्स में भी आते हैं, एआई में भी आया है। और जो ड्रग यानी ड्रग इन द सेंस में मेडिसिन बनाने में भी एक क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत काम आ रही है। जैसे किसी कैंसर के पेशेंट को इलाज करना हो, कीमोथेरेपी वगैरह देते हो, उसमें भी ये क्वांटम का यूज करके किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। देखिए होता क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, जैसे आपको पता है कंप्यूटर जो है दो लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेजेस में, 0 और 1 के फॉर्म में ही वर्क करते हैं। यानी अगर आप कंप्यूटर से, जब मैं ये कंप्यूटर कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिए कंप्यूटर के ब्रेन यानी कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, तो वो सिर्फ दो ही लैंग्वेज समझती है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1। आप एट अ टाइम आप जब आपको कहेंगे कि ये प्रोग्राम है, इसको रन कराया है आपने, आप इसकी कंप्यूटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटिंग इन द सेंस मतलब उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को रन करवा रहे हैं, तो आप उनको ये कमांड देंगे तो यह 0 या 1 दोनों साथ में कभी एक साथ कंप्यूट होके ये नहीं कहेगा कि 0 और 1 दोनों आपके ये कंक्लूजन आए हैं। यह कभी हो सकता है सिर्फ 0 ही देगा या फिर कभी एक 1 ही देगा। यानी एट अ टाइम सिंगल एक ही देगा, कोई दो बार नहीं देगा। यानी आप कंप्यूटर में कंप्यूटेशन करें या फिर कैलकुलेशंस करें किसी भी तरह का, तो वह 0 और 1 के ही फॉर्म में होगा। और ये कंप्यूटर के नहीं, कंप्यूटर से रिलेटेड यानी फिजिक्स के फॉर्म में भी हम करेंगे तो उसकी जो प्रोग्रामिंग वगैरह होगी तो सारे में ऐसा ही लैंग्वेज पे देंगे, 0 और 1 के बाइनरी लैंग्वेज है तो उसी में देगा। तो यह एक क्लासिकल वे है, यानी कन्वेंशन है, ओल्ड कन्वेंशन है, ये ऐसे ही होता है वर्क। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या थी कि जब रैंडमली इसको कोई वर्क दिया जाए, जैसे इसी में ही कह गए कि रैंडम नंबर्स को अगर हम डिवाइस करना होगा तो यह नहीं कर पाएगा, उतनी ये बहुत टाइम लेगा प्रोसेस होने में। तो इसी को ठीक करने के लिए, इसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सुपर पोजिशंस जैसा कॉन्सेप्ट आता है क्वांटम टेक्नोलॉजी में, सुपर पोजिशंस में, इसमें होता क्या है, जैसे क्यूबिट्स होते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में। क्यूबिट्स मतलब 0 और 1 को सुपर पोजिशन दे के कहते हैं कि 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉसिबिलिटीज है फॉर्म होने की, वर्ड के फॉर्म होने की, जनरेशंस कितने भी आ सकते हैं, कंप्यूटेशन कितने भी हो जाएंगे 0 और 1 के बीच में। या फिर 0 और 1 दोनों कंबाइन होके भी न्यूमरस नंबर मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, और रैंडम नंबर्स को भी हम इसमें कंक्लूड करके, तो ये क्यूबिट्स क्या करता है, जो पहले हम बाइनरी लोगे 0 और 1 था, यहाँ पे 0 और 1 को कंबाइन करके भी 0 और 1 के बीच में बहुत सारे न्यूमरस पॉसिबिलिटीज को, यानी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज को हैंडल कर सकती है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में यही सारी चीजें होती हैं कि पॉसिबिलिटीज टू रन, जितने भी रन करने के पॉसिबिलिटीज है वो ज्यादा नंबर में होंगे, एक या दो, या फिर एट अ टाइम बहुत स्लो प्रोसेस भी नहीं होगा, बहुत फास्ट होगा। आज के टाइम पे यह बहुत तेजी से चल रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो चलिए एक बार हम फिर इसके अपने पीडीएफ के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा हम देख ले। ये हमने थोड़ा आपको बता दिया, इससे आपको अब जो हम पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम बेसिस पे चलता है, प्रिंसिपल पे। जैसे कि सुपरपोजिशन, हमने क्या बताया था, सुपरपोजिशन में 0 और 1 को कीबोर्ड्स के फॉर्म में होता है। इसमें इंटेंजिलमेंट भी होती है और टनलिंग भी होती है, दोनों को हम एक बार तीन को फिर से हम देखेंगे। ये क्लासिकल सिस्टम जो है, जो क्लासिकल सिस्टम जो 0 और 1 के बाइनरी लैंग्वेजेस में होती है वो जितना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसके बेसिस पे ये तेजी से और अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा, टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। ये जो सुपर पोजिशंस है, ये क्वांटम पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मल्टीपल स्टेट्स, जैसे हमने कहा ना 0 और 1 कंप्यूटर के फॉर्म में, ऐसे ही जो फिजिक्स या केमिस्ट्रीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के जो मल्टीपल स्टेट्स है उसको मेजर कर देता है, और एट द सेम टाइम एक टाइम पे ही मेजर कर देता है, और जल्दी से जल्दी कोई भी टास्क फॉलो होने के चांसेस हो जाते हैं सुपर पोजिशंस में। और इंटेंजलमेंट में क्या होता है, टू और मोर क्वांटम पार्टिकल्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करके, 0 और 1 यानी दो या दो से अधिक को कनेक्ट करके, और वो कितनी दूर भी होगा, वो अगर मतलब वो क्वांटम पार्टिकल्स जो जितने भी दूर भी होगा वो सारे को इकट्ठा करके एक साथ में किसी भी प्रोग्राम को
रन करा सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। क्वांटम टनलिंग एंड कोहेरेंस लेट पार्टिकल्स मूव थ्रू एनर्जी बैरियर्स। मतलब इसमें क्या होता है टनलिंग में, जैसे मान लीजिए आप पहले बैरियर समझ लीजिए और क्या होता है देखिए। मान लीजिए मैंने ये एक दीवार है, मान लीजिए ये एक कोई अलमीरा टाइप की जगह है, ठीक है, ये बॉल है। अगर हम बॉल को उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बॉल कैसे जाएगा, आ से फेंकेंगे तो यहाँ पे जाएगा ट्रेजेक्टरी के हिसाब से, प्रोजेक्टाइल के हिसाब से। ये ऐसे गया, ऐसे जा सकता है। अगर नीचे से जगह हो तो नीचे से जाएगा। क्या ये ऐसे जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये बीच में जो अलमीरा है या फिर दीवार है, ये एक बैरियर है। और इसी बैरियर को अगर हम खत्म कर दें एक तरह से, या फिर ऐसा मान ले कि ऐसा इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हो कि ये बॉल को ऐसे ना जाकर डायरेक्ट, ये जो बॉल है उसको डायरेक्ट ऊपर से ना जाकर यहीं से चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, यह कह देंगे कि टनलिंग हो रही है। टनलिंग में जैसे टनल की तरह खट से नहीं, इसके आसपास सीधा पार कर गया, तो ये होती है टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग में ऐसा ही है सिस्टम कि बैरियर्स को तोड़ते हुए एनर्जी अपने आप ट्रांसफर हो जा रही है, तो वो क्वांटम में है स्टेट्स में। देखिए, और जो ट्रू रैंडम नंबर्स टीआरएनस होते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में, वो इंटेंसिटाइज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होता है। इसमें जो है फोटोन को सुपर पोजीशन दिया जाता है और कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल नंबर्स भी आपके पास आ सकते हैं। ये होता है सुपर पोजिशंस के जो टनलिंग वगैरह होते हैं उसमें। देखिए, और भी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें, उतना ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो नेशनल क्वांटम मिशन। अगर हर कोई वर्ल्ड क्वांटम मिशन को ही पढ़ रहे हैं, क्वांटम मिशन पे ही अपना टेक्नोलॉजी को ग्रो कर रहे हैं, अपने प्रोग्रामिंग से ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया को भी करना होगा। तो इंडिया ने भी नेशनल क्वांटम मिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 2023-24 और 31 तक चलेगा, ताकि एडवांस रिसर्च हो सके और एप्लीकेशन के क्वांटम टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर सके। इसमें 9 मिशंस है, वन ऑफ द 9 मिशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के साइंस टेक्नोलॉजी में जो कि स्टैक है उसके प्रोग्राम्स इनोवेशन उसमें है। और क्वांटम कंप्यूटिंग भी होता है, फोकस एरिया इंडिया का है, क्वांटम कंप्यूटिंग करना है। इसमें करना क्या है, इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना है। टारगेट करना है 20 से 25 क्यूबिट्स में 3 साल में, और 50 से 100 क्यूबिट्स जो 5 साल में, और 50 से 100, 50 से 1000 तक क्यूबिट्स लगभग 10 साल के भीतर भीतर करना है। तो क्यूबिट्स मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। क्यूबिट्स में कि एक एनर्जी टाइप के फॉर्म होगी, उसमें एक सबसेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगी, क्यूबिट्स इसको 0 to 1 की जो प्रोग्रामिंग है उसको ऐसे करके न्यूमरस पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशंस में हमारे काम आ सकता है इंटरसिटी क्यूकेडी, जिसमें हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्वांटम सेंसिंग क्लॉक्स हो सकते हैं, मैग्नेटिक मीटर्स में ग्रेविटी सेंसर्स भी हम लगा सकते हैं। क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस बना सकते हैं टोपोलॉजिकल मटेरियल्स के लिए, और कंप्यूटिंग मेट्रोलॉजी के लिए भी हम कर सकते हैं। और भी सारी चीजें कर सकते हैं कंप्यूटर नेशनल क्वांटम मिशन के बेसिस पे। तो ये था क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब आते हैं मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जानने के लिए। वो भी है आज का कैराकोटा, कराकोटा है सी, नहीं सॉरी कराकोटा है माउंट। देखिए, आप मैप को ये समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ये साउथ वाला साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, और ये मलेशिया है, और ये जावा है, ये सुमात्रा है, ठीक है। और ये जावा और सुमात्रा के बीच में ये एक स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है जो दो एक ऐसी वाटर बॉडीज, एक ऐसा सेपरेशन जो दो मेन लैंड मास को कनेक्ट करता हो। ये सुंदर स्टेट जावा और सुमात्रा को कनेक्ट करती है। यहीं की समुद्र के आसपास जो है एक कराकोड़ा माउंटेन है, जो कि अपने वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ज्यादा फेमस है, और न्यूज में हमेशा रहता है कि इतना इतना हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में, उसके पूरे इवोल्यूशंस के बारे में, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उसके सारी चीज हम देखते हैं। माउंट कराकोटा ये जावा और सुमात्रा के बीच में है, ठीक, और सुंदा स्टेट पे है, और इंडोनेशिया के मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसे भी इंडोनेशिया का जो आप देखेंगे एरिया, वहां पे आपको वोल्केनो इरप्शंस ज्यादा देखने को मिलता है। और ये कन्वर्जेंट बाउंड्री पे लाई करता है इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स में। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स जो सबमर्जेशन देखा जाता है वहीं पे आपको ये मिलेगा ज्यादातर।
क्योंकि वहीं पे अब टेक्टोनिक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई तो ऑब्वियसली वोल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस जगे हैं। ये 1 मिलियन ईयर्स अगो में ये कोन शेप्ड माउंटेन बनकर तैयार हुआ था, बना हुआ था, जो कि अल्टरनेटिव लेयर्स है, उसमें लावा है, एशेस है, सेंडर्स है। और इसकी 1000 फीट बिलो सी लेवल तक की उसकी बेस लाइज है और 6000 फीट तक अबव सी लेवल है। और एक कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन 416 सीई में ही हुआ था। और ऐसा हुआ था कि ये सबसे जो टॉप है 6 किलोमीटर वाले कैल्डेरा को डिस्ट्रॉय किया था और एक नया बन के आया था, जो कि कैल्डेरा 6 किलोमीटर से भी बड़ा था। ये 4 स्मॉल आइलैंड बन गया इस कैल्डेरा की वजह से, जैसे शार्टिंग, लैंग, पॉलिश हार्ट एंड रकाता। और इसी कोलैप्स वोल्केनो के रिमेन्स पे ही बना हुआ है। और एक मॉडरेट इरप्शन 1680 में दिखाया गया, जो कि रिकॉर्ड किया गया डोरमेंट फेजेस बिटवीन इरप्शंस, ये दो इरप्शंस होते हैं उसके बीच में हो गया। फिर अगस्त 26 27 1883 के कर्नाटका का 4 कोलोसल एक्सप्लोजन हुआ, जो कि 3500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया तक भी सुनाई दिया। यानी कि एक ऐसा एक्सप्लोजन 26-27 अगस्त को 1833 में हुआ, 1883 में हुआ, इतना बड़ा लाउडेस्ट एक्सप्लोजन था, जो कि वहां से जो 3500 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया है वहां तक सुना गया था। ठीक। अगला है कि ये जो इरप्शन है लगभग 21 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ रॉक और ऐश को स्प्रेड किया था। और 8 लाख जो स्क्वायर किलोमीटर है वहां पे भी डेब्रिस गए थे। और इस जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका साउंड जो है, यह ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक का सबसे लाउडेस्ट साउंड सुना गया है आज तक का। और एटमॉस्फेयर, और जो कि और ये इतना ज्यादा एक्सप्लोजन का जो इतना ज्यादा साउंड था, उस सी एरिया में, इस जो ओशंस में जो 60 किलोमीटर दूर जो लोग कोई सी पे होगा, शिप पे होगा, जहाज पे थे, उनको भी यह एक्सप्लोजन सुनाई दिया था। कहाँ का? माउंट कैराकोटा में जो वोल्केनो इरप्शंस हुए थे 1833 की, तब की हम बात कर रहे हैं। और एटमॉस्फेरिक वेव जो कि कैराकोटा से जाती है 7 टाइम्स सर्कल करती है। और 1930 में अनक कराकोआ हुआ था, जिसको चाइल्ड ऑफ कराकोटा भी कहता है, जो कि सी लेवल से 19 बना हुआ था। फिर कराकोटा eruptions होते हैं, वो टॉप 5 मोस्ट वायलेंट वोल्केनोस है ह्यूमन हिस्ट्री में। और अनक कराकोटा है वह एक्सपीरियंस किया है डेडली पार्टिकल्स कोलैप्स इन दिसंबर 28, जो कि सुनामी और जो कि लगभग 430 लोगों को इंडोनेशिया में खत्म हो गए थे। तो ये था मैप ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। अगला देखिए, मैप ऑफ द डे भारत के कॉन्टेक्स्ट में। लास्ट वीडियो में जो हमने शिवालिक रेंज में भी पढ़ा था, तो उसमें हमने बस एक पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हम उसके रेंजेस 1 को देखा था। आज हम रेंजेस 2 को देख लेते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है, सब रेंजेस और शिवालिक 2 में। देखिए इसमें क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे पढ़ी थी शिवालिक्स के बारे में, उसकी लेसर हिमालय, और उसके बाद जो सबसे सदर्न मोस्ट है, यंगेस्ट है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। आज शिवालिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये वर्टिब्रेटा फॉसिल्स में बहुत रिच होती है और मैंने प्लेस्टिना फौना के एविडेंसेस पाए जाते हैं। कहाँ? शिवालिक हिल्स में। आगे देखिए, वेजिटेशन जो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स होते हैं, जो कि है जहाँ पे जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क। शिवालिक फॉरेस्ट में आपको वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मिलता है, जो कि है जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क। जो साधन स्लोप है वह तराई रीजन के साथ मर्ज होता है, जो कि हाई बायोडाइवर्सिटी जोन है। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से सिवियर सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। और यही एरिया जो है एफोरेस्टेशन रिक्वायर है वहां पे, और वाटरशेड मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। जो शिवालिक जो सब रेंजेज है, वह रिवर फ्लो को रेगुलेट करती है और ग्राउंड रिवर को रिचार्ज करने में ज्यादा उपयोगी होती है। और मेजर रिवर जो हमने पढ़ा भी था पिछले बार में, जिसमें गंगा है, यमुना है और घाघरा नदी, जितने भी हैं ये ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे। और डून्स के बारे में हमने पढ़ा ही था कि डून्स है वहाँ पे, देहरादून, कटली पटली डून्स, ये सारी जगह है वहाँ पे। और क्लाइमेटिक बैरियर की भी तरह काम करता है, जो कि इन्फ्लुएंस रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम आते हैं शिवालिक रेंजेस। और ये रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है पैलियोंटोलॉजिकल। पैलियोंटोलॉजी में क्या होता है कि आप उस एरिया में जो बेरियल बॉरियल्स होते हैं, मान ली कोई जीव जंतु पशु कोई अगर मर जाता है बहुत सालों पहले, तो उसके जो बरियल्स पड़े होते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह चीजें स्पीसीज कितने साल पहले थे। यानी और फॉसिल्स का भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें मान लीजिए कोई एक पत्ता गिरा हुआ है तो वहाँ पे
फॉसिल्स मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो फॉसिल्स बनते भी ऐसे हैं कि डिकेइंग ऑफ एनिमल्स और फिलिप्स बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस से बन गया था। तो पेंटोलॉजिकल्स में पता चलता है पैलियोंटोलॉजिकल में कि उस जगह पे उसकी जो फ्यूचर पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं और कौन-कौन से स्पीशीज़ हैं, वो सब डिस्कस कर सकते हैं। और स्टेटोप्लाज्मिक स्टडीज़ में भी ऐसा ही करते हैं कि जैसे पेड़ के जो छाले हैं, पेड़ के जो तने होते हैं, उसमें जो सर्कल्स होते हैं, उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो कितने साल पुराना है। ये सब चीज़ें होती हैं। ये न न्यूएस्ट ऑर्गेनिक फेजेज़ में है और नेचुरल ट्रांजिशन है माउंटेन और प्लेन इकोसिस्टम में। शिवालिक का अगर मैप देखेंगे तो देखेंगे कि यहीं से ही प्लेन स्टार्ट हो जाता है, हरिद्वार के आसपास से प्लेन स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले सारे माउंटेन्स होते हैं, तो ये बाउंड्री बना के देता है। और ये सब चीज़ें ज़रूरत है, यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड्स मिलेंगे, फ्लड ज़्यादा मिलेंगे। शिवालिक फॉसिल पार्क है सिरमौर हिमाचल प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से आप याद रखिएगा। शिवालिक सेडिमेंट्स आपको मिलेगा, शिवालिक ग्रुप के इंडियन स्ट्रेटिग्राफी मिलेंगे। एमबीटी और एमएफटी हमको लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, टेक्टोनिक लिमिट्स मिलेगा आपको। और यही जो स्टडीज है इन सभी को बहुत क्रूशियल हो जाता है जियो टेक्टोनिक मैपिंग के लिए और सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट के लिए। तो हमने शिवालिक के बारे में दोनों एंगल से पढ़ लिया और हमने देखा कि क्या क्या चीजें शिवालिक में होती हैं। आपने पिछले वाले में सारा फिजियोग्राफी देख लिया, उसमें इस बार हमने उसके वेजिटेशन वगैरह सब कुछ देख लिया। ये रहा अब इस बार का मतलब हमारे सेक्शन के लास्ट पार्ट में, जो कि हम आपको 8 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 8 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला रविशंकर के रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर थर्ड मालदीव्स पे, थर्ड कोल इंडिया लिमिटेड, फोर्थ दिल्ली जू अफ्रीकन एलिफेंट का, फिफ्थ और खाम बॉर्डर हिप्पॉन्स, सिक्स्थ एपेक कमिटी। अगला देखिए सेवेंथ, आप ऑप्शन भी देख लीजिए सिक्स का। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 7 डिमांड ग्रोज फॉर इंक्लूजन ऑफ असम रोमिडुंडा, ये सब देख लीजिए। 8वां का गुरु नानक देव जी का जो भी सेलिब्रेशन 56 अभी अभी जस्ट ही हुआ था, वो देख लीजिएगा। कोई भी चीटिंग करने की कोशिश मत कीजिए, खुद से आप अपना आंसर लगाइए। यह डेली करंट अफेयर प्रोग्राम जो हम रोज लेके आ रहे हैं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल एग्जाम है, तो उसको फॉलो कीजिए। तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा हमारे इस प्रोग्राम से, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे हम कंसाइज वे में हम सब चीज़ों को बनाते हैं और इस तरह से करते हैं कि चांसेस एग्ज़ाम में पूछे जाने के। कैसे करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो इवेंट अगर हो रही हैं अभी हाल फिलहाल में, हम उसी को प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं जिसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स के वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।